कोनिचिवा। आज की हमारी वीडियो डिफरेंट होने वाली है हमारी सारी वीडियो से, तो फिर एंड तक जरूर देखना। वन पीस की स्टोरी की सबसे अच्छी बात है कि अब तक लोगों को यही नहीं पता कि वन पीस आखिर क्या है, एंड उसमें इतनी सारी मिस्ट्रीज है जो कि लोगों को अपने साथ बांध कर रखती है। पर क्या हो अगर पूरी स्टोरी ही लीक हो जाए अलॉन्ग विद ऑल ऑफ इट्स मिस्ट्रीज, एंड जस्ट टू लेट यू नो ऐसा हो चुका है। हम इंस्टा पर काफी सारे लोगों ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसके अकॉर्डिंग 2022 में एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसको पोस्ट करने वाले ने क्लेम किया था कि उसको ओडा का पूरा स्टोरी बोर्ड मिल चुका है एंड उसने आगे की पूरी स्टोरी लाइन लीक कर दी थी। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीजें जो कि 2022 में वन पीस में रिवील तक नहीं हुई थी एंड आज के टाइम में हो रही है, वो तक उस स्टोरी बोर्ड के लीक में ऑलरेडी था। पर ट्विस्ट तब आता है जब जिस अकाउंट पर ये पोस्ट डाली गई थी वो अकाउंट ही डिलीट हो गया, एंड श्योरली वो बंदा खुद तो अपना अकाउंट डिलीट करेगा नहीं। तो फिर क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि वो एक्चुअल में लाइक रियल स्टोरी लाइन थी जो कि वन पीस की टीम ने टेक डाउन करवा दिया? लाइक ये चीज तुम लोग खुद डिसाइड कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दी वीडियो कंप्लीटली। हम आधे में डिसीजन नहीं लेते हैं। ये लीक शुरू होते हैं फ्रैंकी से, जहां पर हमें बताया जाता है कि फ्रैंकी कुमा का डेविल फ्रूट कंज्यूम करेगा, जिसका मतलब यह है कि कुमा आगे जाकर स्टोरी में मरने वाला है। एंड अगर तुम्हें ड्रेसरोसा आर्क याद हो तो वहां पर फ्रैंकी ने क्लियरली मेंशन किया था कि वो कभी भी एक डेविल फ्रूट कंज्यूम नहीं करेगा, व्हिच मींस फ्रैंकी का भी वो डेविल फ्रूट कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वो इस डेविल फ्रूट को कंज्यूम नहीं करता है तो देयर विल बी अ रियली बिग डिजास्टर। वेल हमें आगे चलकर इसका भी आंसर मिला, जहां पर हमें ये पता चलता है कि फ्रैंकी लाइक जो कि ऑलरेडी कुमा का फ्रूट था, वो फ्रैंकी का फ्रूट, बॉनी का फ्रूट एंड लूफी के फ्रूट को एक साथ कंबाइन करके वो लोग 900 इयर्स पीछे जाते हैं टाइम में, जिससे कि काफी पुरानी टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी भी सच हो जाती है। जो कि मुझे एक्चुअली समझ भी नहीं है कि ये तीनों डेविल फ्रूट किस तरह से एक साथ लिंक करके ये काम करेंगे, बट इफ अगर ये चीज सच होने वाली है तो ओडा कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर देगा। लूफी टाइम में पीछे जाने के बाद लास्ट जॉय बॉय से मिलता है एंड हमें पता चलता है कि लास्ट जॉय बॉय का नेम ड्रेयस है, जो कि एंशिएंट किंगडम का प्रिंस था एंड शायद विल ऑफ डी का मतलब विल ऑफ ड्रेयस ही था। एंड जैसे ओडन के फॉलोअर्स ने उसकी विल को फॉलो किया था, वैसे ही जॉय बॉय के फॉलोअर्स उसकी विल को फॉलो करेंगे, जैसे हम अपने फादर के नेम को अपने नेम के पीछे लगाते हैं, शायद वैसे ही, ताकि इनकी आगे आने वाली जनरेशन इस विल को याद रख सके एंड जॉय बॉय का अधूरा काम पूरा कर सके जिन भी लोगों ने अपने नाम में डी अडॉप्ट किया था। ड्रायस एक्चुअली में ईमू का यंगर ब्रदर है, एंड ईमू जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लालची है, वो ये चीज नहीं चाहती है कि ड्रायस आगे चल के एंशिएंट किंगडम का रूलर बने, जिसके बाद वो 20 किंगडम्स के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी करती है ड्रायस के अगेंस्ट, जिसके बाद वो एंशिएंट किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि काफी सारे छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स बनते हैं। एंड वो 20 किंगडम्स जिन्होंने उसका साथ दिया था वो उन्हीं के रूलर्स को अपने साथ लेती है, लुनारियंस को रेड लाइन पे से हटाती है एंड वहां पर जाकर बनाती है मरिजवा, एंड वहां पर डिक्लेयर होते हैं कि ये 20 किंगडम के रूलर्स अब से कहलाए जाएंगे सेलेस्टियल ड्रैगन्स। एंड मरिजवा का ट्रेजर वही है जो कि हमें पहले देखने को मिला था, बस वो जायंट स्ट्रॉ हेड के पीछे छुपा हुआ था ईमू की वोल्ट में, विच इज अ बैटरी जो कि वहां पर कोल्ड वॉल्ट में इसलिए रखी गई है ताकि वो लीक ना हो। उसके बाद लीक्स में हमें बताया गया कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स एक्चुअली में डीएनए से कनेक्टेड है, जिसका मतलब ये है कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स सिर्फ वही लोग पोजेस कर सकते हैं जिनके एंसेस्टर्स के बाद वो रही हो। तो भी शुडंट बी सरप्राइज कि अगर कल को हमें पता चले कि ड्रैगन और गार्ड के पास भी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स है। अब हमें फाइनली ये भी जानने को मिला कि वॉइड सेंचुरी को एक्चुअल में वॉइड सेंचुरी आखिर क्यों बोलते हैं। यूरेनस शिप आकर एंशिएंट किंगडम के कॉन्टिनेंट से टकराती है, जिसके बाद की बहुत बड़ी फ्लड्स आती हैं एंड वो कॉन्टिनेंट बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स में डिवाइड हो जाता है एंड बहुत सारी डस्ट उड़ती है जो कि एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है एंड सनलाइट का भी वहां पर आना मुश्किल हो जाता है एंड हर तरफ अंधेरा होने के बाद से पूरी दुनिया एक वॉइड जैसी लगती है, जो कि 100 सालों तक पूरी दुनिया को एक कोल्ड डार्कनेस में रखती है, जिसके बाद लोग 900 इयर्स के बाद तक सन गॉड के अराइवल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो डार्कनेस तो 100 साल के बाद हट चुकी थी, पर डिक्टेटर्स ने जो डार्कनेस फैलाई है, जिस अंधकार में ये वर्ल्ड है, उससे लोगों को अभी भी बचना है। इसमें बस ये प्रॉब्लम है कि आखिर यूरेनियम शिप के टकराने से एक पूरा कॉन्टिनेंट इतने पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो शिप आधी दुनिया जितनी बड़ी हो फिर भी वो एक पूरे कॉन्टिनेंट को उसके रूट से ब्रेक कर इतनी दूर तक स्कैटर नहीं कर सकती। बट देन अगेन ये पॉसिबल है अगर वो शिप सिर्फ ओशन से जाकर ना टकराई हो बल्कि एक एस्ट्रॉइड की तरह स्पेस से गिरी हो, एंड ये पॉसिबल है फुजितोरा के डेविल फ्रूट के साथ। एंड शायद यही इकलौता ऐसा रीजन भी हो जिसकी वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन्स को रेड लाइन के ऊपर जाकर मरेजुआ बनाकर रहना पड़ा, क्योंकि इकलौती वही ऐसी जगह थी जहां पर की सनलाइट पहुंच रही थी एज पूरा वर्ल्ड सिर्फ डार्कनेस में था। एंड तुम्हें शायद ये पता भी होगा कि ये चीज रियल लाइफ में भी हो चुकी है। जब एस्ट्रॉइड्स अगर पृथ्वी से टकराए थे उस टाइम पर डस्ट पार्टिकल्स इतने ज्यादा उड़े थे कि बहुत लंबे टाइम तक सनलाइट अर्थ पर पहुंची ही नहीं थी, जिसकी वजह से कि रियल वर्ल्ड भी एक वॉइड का जैसा फील होता था, जिसकी वजह से आगे चलकर आइस एज भी आया। आगे हमें पता चलता है कि शैंक्स एक्चुअली में फिगरलैंड फैमिली का मेंबर है, जो कि आई गेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबको कंफर्म हो ही जाना चाहिए। एंड फिगरलैंड फैमिली भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स ही है, पर उनकी पोजीशन सेलेस्टियल ड्रैगन से ऊपर है। 900 साल पहले फिगरलैंड फैमिली ने ईमू किंग ऑफ द वर्ल्ड बनाया था, एंड अब एक फिगरलैंड के पास अर्थ गॉड डेविल फ्रूट की पावर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शैंक्स के फादर ही होंगे। बिग मॉम एंड काइडो फिर से वापस आता है एंड हमें यह भी जानने को मिलता है कि वॉइड सेंचुरी से भी कई 100 साल पहले
वर्ल्ड एक्चुअल में मर रहा था, जिसके बाद आउटर स्पेस से कुछ लोग आते हैं एंड अर्थ को सीड ऑफ लाइफ देते हैं, जिसके बाद अर्थ पर प्लांट्स उगते हैं एंड लाइफ फ्लरिश करती है। जिसके बाद कुछ मैजिकल फ्रूट्स भी अपीयर होते हैं, जिनमें पहले सिर्फ 4 मैजिकल फ्रूट आते हैं, जिन्होंने भी खाया वो बने सन गॉड, रेन गॉड, अर्थ गॉड एंड फॉरेस्ट गॉड। एंड इसके बाद फाइनली हमें आउटर स्पेस कनेक्शन भी क्लियर हो जाता है, जो कि बहुत लंबे टाइम से वन पीस की कवर स्टोरीज पर चल रहा था। इन 4 डेविल फ्रूट्स की वजह से अर्थ पर लाइफ इंप्रूव हुई, लेकिन एज हमें पता है कि ह्यूमंस की नीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, फिर चाहे उन्हें कितना भी मिल जाए। एंड उनकी इसी चाह की वजह से नए नए डेविल फ्रूट्स अपीयर होने लगे। एंड इसमें सबसे वर्स्ट था यामी यामी नोमी, यानी कि डार्क फ्रूट, जो कि अभी ब्लैक बियर्ड के पास है एंड उसका दूसरा नाम है किंग ऑफ डीमंस फ्रूट। एंड इससे कंफर्म हो जाता है कि डेविल फ्रूट सच में लोगों की वांट्स की मैनिफेस्टेशन है। एल्बाफात में हमें ये पता चलता है कि ओहारा से वहां पर काफी सारी बुक्स लाकर रखी गई थी, जिनको कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से सिक्योर किया गया था। एंड उन बुक्स को पढ़ने के बाद हमें ये जानने को मिलता है कि एक्चुअल में डेविल फ्रूट्स को कंबाइन करना भी पॉसिबल है, जिस एग्जैक्ट मेथड से लूफी, बॉनी एंड कुमा के फ्रूट को, जो कि अब फ्रैंकी का हो चुका है, कंबाइन किया जाएगा एंड उससे पास्ट में जाना पॉसिबल हो पाएगा। एंड एज एल्बाफार का बहुत ज्यादा क्लोज है, तो अगर हमें वहां पर ये बुक्स देखने को मिलती है तो यू गाइस नो कि ऑलरेडी हमें पूरी पूरी स्टोरी के आगे जाकर क्या होने वाला है वो पता है। कॉन्गो व्हाइट सेंचुरी के टाइम पर ईमू ग्रेट क्लिंजिंग परफॉर्म करवाती है, जिसमें अनथिंकेबल नंबर ऑफ लोगों को स्लॉटर किया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ईमू, जो कि अभी तक बहुत ज्यादा एज की हो गई थी, वो फिर से यंग हो जाती है। जिसके बाद वो अपने ऊपर इटर्नल यूथ सर्जरी करवाती है, जिससे वो इटर्नल लाइफ एंड इटर्नल यूथ क्लेम कर लेती है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि ओकीजी एक्चुअल में ड्रैगन से भी मिलता है, जब ड्रैगन ऑलरेडी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना चुका है, विच इज रेवोल्यूशनरी आर्मी। एंड ड्रैगन ओकीजी को ये बताता है कि उसके जो फेस स्कार हम लोग बोलते हैं, या फिर आप कुछ भी बोलते हो, टैटू बोलते हो, स्कार, बर्निंग मार्क्स, बहुत कुछ बोलते हैं लोग, वो एक्चुअल में टैटू है जो कि उसकी प्रायोरिटीज को, जो कि उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को सिंबलाइज करता है। वहां पर 3 आइडेंटिकल सिंबल्स है, जिसमें से कि एक सिंबल सेंटर में और एक सिंबल उसके बाहर है। जो स्क्वायर सेंटर में वो है कोर, और जो बाहर की तरफ है वो है उसके प्रिंसिपल्स टू सिक्योर दैट कोर। एंड द फर्स्ट कोर इज रिलेटेड टू द ओहारा इंसिडेंट। अब जो चीज इस पोस्ट में थी वो अब तक की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इस बंदे ने हमें बताया था कि वेगापंक एक्चुअल में रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ है, एंड उसने डिसाइड किया कि वो एक डेंडन मुशी बनाएगा, विच मींस अ ट्रांसपोर्टर स्नेल। एंड ये स्नेल बाकी सभी स्नेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड वेगापंक पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेगा, जो कि एक्चुअल में हो भी चुका है। दिस प्रेडिक्शन केम ट्रू, एंड तुम ही सोचो ये कितनी ज्यादा इररिलेवेंट चीज थी कि वेगापंक ये करेगा, एंड ये सच में हुआ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सब कुछ सच है? कुछ चीजें स्टोरी लाइन में चेंज है, एज लिखते लिखते नए आइडियाज आ जाते हैं, बट स्टिल आउटकम एग्जैक्टली सेम है। लेकिन एक्चुअली में अब जो यहाँ पर होने वाला है वो शायद से बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा एक कैरेक्टर के लिए। वेस्ट ब्लूम एक ऑर्फन था, जो कि एक टाइम पर जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा होपफुल था। उसको बिट्रेयल का सामना करना पड़ा, एंड उसने अच्छाई पर से अपना भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया जब उसकी मदर मारी गई। एंड आगे चलकर यही कैरेक्टर बनता है फ्लीट एडमिरल आकाइनू। एंड आई गेस नाउ वी नो कि आकाइनू के जस्टिस को एब्सोल्यूट जस्टिस आखिर क्यों बोलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इसकी मदर का मरना सैड लगा, तो आगे जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो कसम से तुम्हें अंदर से ब्रेक करके रख देगा। डू यू नो कि आकाइनू को आखिर दी रेड डॉग टाइटल क्यों मिला है? एनी गेसेस? इट इज बिकॉज एज आकाइनू काफी ज्यादा गरीब घर से था, तो उसको आज तक गिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ एक डॉग डॉल गिफ्ट में दी गई थी, वो भी उसकी मदर ने अपने हाथों से सी ली थी। एंड जब उसकी मदर का मर्डर हुआ तो उसका ब्लड उस डॉग डॉल पर गिरा, एंड उसका वो इकलौता गिफ्ट जो कि उसकी मदर की आखिरी निशानी भी थी, वो उसके ब्लड से रेड हो गई। एंड इसी तरह से आकाइनू का टाइटल मिला, दी रेड डॉग। जब मैंने ये पढ़ा तो फिर आई स्वेयर आई गॉट इमोशनल फॉर आकाइनू। देन वी गॉट टू नो जॉय बॉय ने सन को एक प्रॉमिस के साथ लिंक किया था कि जब भी सनराइज होगा हम रीयूनाइट होंगे अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, लाफ्टर एंड जॉय के साथ। एंड स्ट्रॉ हैट सिंबलाइज करती है उसी डॉन को, एंड इसीलिए स्ट्रॉ हैट हमेशा सबसे ज्यादा ब्राइट लोगों के पास ही पास डाउन होती है। जॉय बॉय का सिलुएट भी बिल्कुल लूफी की तरह, एंड इवन उसका आई स्कार भी लूफी की तरह, बस एक थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन पर। 900 साल पहले लूफी को पहली बार ईमू की प्रेजेंस फील होती है, एंड सेम वैसे ही ईमू को लूफी की। वो फर्स्ट टाइम था जब ईमू को 2 हार्ट बीट्स बिल्कुल सेम फील हुई, जो कि थी लूफी एंड जॉय बॉय की। एंड फॉर सम रीजन लूफी ने जॉय बॉय से माफी मांगी। एंड इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज के बाद अब मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि लूफी एक्चुअल में जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन है। फिर लास्ट चीज जो कि हमें इस पोस्ट में बताई गई थी वो थी कि एंड्रू मून पर स्पेस पायरेट से मिलता है, जो कि एक्चुअल में मिंक्स के डिसेंडेंट हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेबी जुनिशा एक्चुअल में एक फेयरवेल गिफ्ट था उनकी तरफ से मिंक्स के लिए। एंड वी बिलीव कि जुनिशा की मिस्ट्री के साथ यहीं पर वन पीस की सारी मिस्ट्रीज का एंड होता है। सो वी होप कि तुम लोगों को पसंद आई हो ये स्टोरी लाइन, जैसे कि हमने पहले बताया कि हमारी नहीं है। ये एक पोस्ट थी जो कि काफी पहले वायरल हुई थी, एंड अभी लोग हम लोगों को वो भेज रहे हैं। एंड हमें तो एक्चुअली ये सभी के सभी काफी ज्यादा अच्छी लगी, बट अंदर से कसम से बुरा लगेगा अगर ये सब कुछ सच हो जाए। रीजन बीइंग हमें सब कुछ पता है ब्रो, पूरा हमारे लिए मजा खराब हो गया, बट एक मजा भी रहता है दैट व्हाट इज वन पीस, तो वो उसके लिए फिर भी मजा आएगा। बट अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, एंड
लाइक करने को मैंने बोल दिया कमेंट जरूर कर देना, और अपना फेवरेट पार्ट या फिर जो फेवरेट इसका पोर्शन था इन पूरी थ्योरीज, एक्चुअली थ्योरीज भी नहीं बोलेंगे, इस रिवील का जो तुम्हारा फेवरेट पोर्शन था वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आप बेटर लाएंगे, कुछ नया फिर से लाएंगे। तो तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।